बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सेल्स एंड लीज बैक को डिस्कस करना है। ये बड़ा एक स्पेशलाइज्ड किस्म का एरिया है और बड़ा सिंपल सा एरिया, इतना कोई टेक्निकल नहीं है। ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं अभी। सर जी जी, सर वो मिड टर्म जो लीज का है उसका नहीं करेंगे। मिड टर्म लीज जो है ना, वो इतना मुश्किल नहीं है, मैं बता देता हूँ उसको। उसमें सिर्फ ये है कि हमने जो शेड्यूल बनाना होगा ना, जो एनुटी का बनाते हैं, अमोर्टाइजेशन का, उसमें जो इंटरेस्ट लेंगे ना वो उतने पीरियड का लेंगे जितने पीरियड अभी गुजरा है। ठीक है, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है ना। ओके सर। हाँ, उसमें सिर्फ ये इंटरेस्ट जो लेट सपोज आपने 1 अक्टूबर को लीज में ज्वाइन किया है, तो आप 1 अक्टूबर से बनाना शुरू करते हैं। अब ये भी आपने देखना है ना कि पेमेंट कब कर रहे हैं। पेमेंट 31 दिसंबर को करेंगे या 1 अक्टूबर को ही कर रहे हैं। अगर आप 1 अक्टूबर को ही कर रहे हैं तो फिर आप उस हिसाब से उसको डिस्काउंटिंग करेंगे। और जब आप प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करेंगे वो तो पूरे 5 सालों की करेंगे ना, या 4 सालों की करेंगे, जितना जितना भी टर्म है। ठीक है सर उसमें डेप्रिसिएशन भी फिर उतने ही हाँ ईयर जी, की लेंगे। अकॉर्डिंगली जो जैसे पहला साल है ना, तो पहले साल तो अक्टूबर से वो शुरू हुआ है, तो उसमें अक्टूबर से यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओके सर। ओके जी, आज सेल्स एंड लीज बैक के ऊपर बात करते हैं। इसको जरा आप नया पेज खोल लें और उसके ऊपर ये हेडिंग डाल लें, सेल्स एंड लीज बैक। अच्छा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो समझते हैं, पहले समझेंगे कि होता क्या है सेल एंड लीज बैक। अच्छा, एक एग्जांपल बनाते हैं इसको समझने के लिए। एग्जांपल ये है कि आपके पास एक जनरेटर है। ठीक है जी, मैं ज़रा वो जो एग्जांपल है वो एग्जैक्ट जो वैल्यूज हमने यूज़ करनी है ना, उसके ऊपर हम बनाते हैं। लेट सपोज एक जनरेटर आपके पास बुक्स में है। जनरेटर और उसकी जो कैरिंग वैल्यू है वो लेट सपोज, बल्कि सपोज करते हैं, मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन है, मैं उसके एग्जैक्ट फिगर आपके पास शेयर कर रहा हूँ। जो आपके पास जो कैरिंग वैल्यू है ना वो 1.2 मिलियन है। ठीक है जी, ये इससे आपको ना एग्जांपल समझ में आ जाएगी। एक आपके पास जनरेटर है, यानी यू ओन द एसेट। ठीक है, यू ओन द एसेट। अच्छा, आप जब मार्केट में गए तो इसकी जो फेयर वैल्यू है वो ₹3 मिलियन है। वो ₹3 मिलियन है। अच्छा, आप इस एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनफैक्ट ये जनरेटर आपके पास इंस्टॉल्ड है, फिक्स्ड है। अच्छा, आपने जब इसकी मार्केट वैल्यू लगवाई, ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू सम रीजन, इसकी जो फेयर वैल्यू है वो ज्यादा हो गई। अब वो उसकी वजह कुछ हो सकती है कि मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है, या इस तरह का अब बनना नहीं हो, इस तरह का बन नहीं रहा, या ये बड़ा मजबूत किस्म का है, वगैरह वगैरह। कुछ भी रीजन होता है, इसकी मार्केट फेयर वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, इसकी जो रिमेनिंग लाइफ है, रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, वो 8 ईयर्स है।
जरा क्वेश्चन समझेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट बस बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप इस एसेट को इस्तेमाल भी करना चाहते हैं और आप इसको बेचना भी चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस्तेमाल करना भी चाहते हैं जी कि इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि ये आपके पास इंस्टॉल्ड है और आप इससे अपना बिजनेस चला रहे हैं, बिजली का जो वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। और बेचना इसलिए चाहते हैं कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब अब देखिए ना तकरीबन 2.5 गुना वैल्यू इसकी हो चुकी है मार्केट में। तो आप एक ऐसी अरेंजमेंट में चले जाते हैं कि ये दोनों काम हो जाएं, यानी आप इस्तेमाल भी करें और आप बेच भी दें, ठीक है। वो कैसे होगा? वो देखिए ना, आपको चीज इस्तेमाल करनी है ना, ओनरशिप से क्या है आपको, जैसे कल हमने बात की है ना कि आपको एसेट चाहिए, उसका ओनर कोई भी हो, भाई इन सब्सटेंस तो आप उसके बेनिफिट इस्तेमाल कर रहे हो ना, इन सब्सटेंस तो आप उसके बेनिफिट यूज कर रहे हो, तो उसकी ओनरशिप के ऊपर उसके बेनिफिट जो है वो कंडीशनल नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो तो आप इस्तेमाल करना है, आपने उसको लीजिंग पे ले लो। तो अल्टीमेटली ये दोनों काम हो सकते हैं सेल एंड लीज वैसे। अब आप ओनर हैं, अच्छा ये हम बात कर रहे हैं, ये ए लिमिटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेट सपोज ये ए लिमिटेड की बुक्स में है। अच्छा आप क्या करेंगे, आप एक पार्टी ढूंढेंगे और ऐसी पार्टी ढूंढेंगे जिसके पास पैसा तो हो लेकिन उसको जनरेटर नहीं चाहिए हो। वो क्या करेगा, आप क्या करेंगे, आप उसको जनरेटर सेल करेंगे और फौरन ही उससे लीज पे ले लेंगे। यानी ए लिमिटेड क्या बनेगा, ए लिमिटेड इज दी सेलर एंड ये लेसी भी हो जाएगा, ठीक है। यानी इसने ये सेलर भी है और लेसी भी है। और एक तरफ बी लिमिटेड है। बी लिमिटेड क्या है, बी लिमिटेड जो है वो परचेजर भी है इस एसेट का और वो लेसर भी है। अब बी लिमिटेड ने क्या किया, बी लिमिटेड ने ये एसेट आपसे 3 मिलियन का परचेज कर लिया, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें आपने किया ये कि भाई ये तो 8 साल इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है ना, मुझे 8 साल के लिए चाहिए, मुझे 5 साल के लिए चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या कहा जी, ठीक है जी, बी लिमिटेड तुम मुझसे परचेज कर लो और मुझे 5 साल के लिए ये लीज पे दे दो। तो बी लिमिटेड ने कहा ठीक है जी, ऐसा करते हैं कि आपको लीज पे दे देते हैं और 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया पर ईयर फॉर 5 ईयर्स आपसे हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। जो रेंटल डिसाइड हुए ना, जो रेंटल डिसाइड हुए वो 5 लाख पर ईयर फॉर 5 ईयर डिसाइड हुए। और यहां पे जो डिस्काउंट रेट है, जो कि ऑब्वियसली इम्प्लिसिट रेट होगा लेसर का, वो 10% है। ये डिसाइड हो गया जी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो लेसी है यानी सेलर है, ए लिमिटेड जो है, इसने ये एसेट सेल किया है लेकिन वापस इसने ये लीज पे भी ले लिया है। अच्छा, फिजिकली ये ट्रांसफर बेशक ना हुआ हो, भाई देखिए ना जनरेटर तो इंस्टॉल है ना आपके पास एक जगह पे, ए लिमिटेड ने उसको सेल किया, फिजिकली वो वहीं पे ही है, बी लिमिटेड उसका ऑनर बन गया और फौरन ही एक लीज एग्रीमेंट साइन हो गया बिटवीन ए एंड बी, जो 5 लाख रेंटल पर ईयर फॉर 5 ईयर्स वो पे करेगा बी लिमिटेड को, ठीक है जी। ये अरेंजमेंट डिसाइड हो गई। अच्छा, अब इसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कैसे रिकॉर्ड करना है। अच्छा, पहले तो ना इसके ऊपर सवाल ये पैदा होगा कि ये IFRS 16 ये कहता है कि चेक करो कि ये जो अरेंजमेंट है, ये एक सेल अरेंजमेंट है या नहीं है। टेस्ट whether this arrangement is a sale arrangement as per IFRS 15। अच्छा, यहां पे मैंने IFRS 15 का वर्ड लिखा है क्योंकि 15 का जो स्टैंडर्ड है IFRS का, इंशाल्लाह हमने थोड़े दिनों में पढ़ना है उसको,
ये रेवेन्यू से डील कर रहा है। दिस इज द रेवेन्यू रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड, ठीक है, ये रेवेन्यू को डील कर रहा है। उसके अंदर डिफरेंट रूल लिखे हुए हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन या जो अरेंजमेंट है ये सेल है या नहीं है। अच्छा, अब इसके ऊपर चेक लगाएं हम, चेक क्या लगाएं कि ये सेल है या ये सेल नहीं है। चलें, लेट्स सपोज ये सेल नहीं है। पहले सिंपल बात करते हैं कि ये सेल नहीं है और ये सेल है। दो कंडीशन होंगी ना भाई, या तो वो सेल होगा या वो सेल नहीं होगा। हमने IFRS 15 को चेक किया, इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को चेक किया और ये डिटरमिन किया कि वेदर ये सेल है कि नहीं है। अच्छा, एक चीज आगे जाने से पहले, ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, गो के मैंने जाके आपको IFRS 15 में दोबारा पढ़ानी है कि ये सेल कब होगी, यानी कब हम कहेंगे सेल होगी। तो इंडिकेटर्स क्या है फॉर सेल, ये जरा नोट कर लें प्लीज। इंडिकेटर्स फॉर सेल, नंबर 1, seller has payment receiving right। नंबर 1 कि ये सेल उस वक्त होगी जब सेलर के पास पेमेंट रिसीव करने का राइट होगा। भाई ये 3 मिलियन इसकी फेयर वैल्यू है ना, ये 3 मिलियन सेलर यानी ए लिमिटेड रिसीव करने का मजाज होगा बी लिमिटेड से। बायर हैज गॉट दी लीगल ओनरशिप या लीगल टाइटल ऑफ दी एसेट। अगर बायर के नाम, यानी बायर कौन है यहाँ पे, बी लिमिटेड, बी लिमिटेड के नाम में जनरेटर ट्रांसफर हो गया हुआ है तो ये सेल है। ये इंडिकेटर्स है, इसमें से कोई कुछ इंडिकेटर्स अगर सिग्निफिकेंटली पूरे हो रहे हैं तो वो आपकी सेल कंसीडर की जाती है। इसके अलावा और इंडिकेटर्स क्या है जी, सेलर हैज ट्रांसफर्ड द पोजेशन टू परचेजर या टू बायर, ये भी एक इंडिकेटर है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 4 नंबर, और ये जो टर्म्स हैं ये बड़ी फ्रीक्वेंटली हम आगे भी यूज करेंगे अभी इसी स्टैंडर्ड के अंदर, कि बायर हैज सिग्निफिकेंट, एक वर्ड है रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आगे सेमेस्टर्स के अंदर भी और इस सेमेस्टर में भी ये बड़ा फ्रीक्वेंट वर्ड यूज होता है कि बायर हैज सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड। का मतलब ये है कि जो एसेट है उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ तो भी बायर रिस्पॉन्सिबल है, बायर का है वो, और उसकी वैल्यू में कमी हुई तो भी बायर उसका जिम्मेदार है। यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके हैं, वो बायर के हैं। अगर ऐसा अरेंजमेंट हो जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड बायर को ट्रांसफर हो चुके हो तो फिर हम कहेंगे ये सेल है। और 5वां, और एक जो IAS ने बताया कि वो है कि बायर हैज एक्सेप्टेड दी एसेट, और बायर की तरफ से एक यानी एक एक्सेप्टेंस भी जाहिर की गई है कि जी ये मैं एसेट अपने पास परचेज कर लेता हूं। तो ये कुछ इंडिकेटर थे कि ये एज पर IFRS 15 जो बताए गए थे कि ये सेल है या नहीं है। ठीक है, अब आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को जस्टिफाई करना है इन कंडीशंस के ऊपर कि ये सेल है कि नहीं है। अच्छा, लेट सपोज ये सेल नहीं है। पहला जो सिंपल है कि ये सेल नहीं है। भाई ये जो मैंने केस बनाया ना, ये तो मैंने आपको लीज बैक पढ़ाने के लिए बनाया ना, लेकिन लेट सपोज मैं इसमें ये कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, ये सेल नहीं है, तो यहां पे क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर ये सेल नहीं है, ठीक है, तो पॉइंट नोट करें जी, पॉइंट्स। नंबर 1, सेलर will continue to recognize the asset in the books। यानी जो सेलर है, क्योंकि ये सेल ही नहीं है तो सेलर अपनी बुक से एसेट को रिमूव नहीं करेगा।
ये पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो आपने देखना है अगर ये सेल नहीं है तो। दूसरी बात, सेलर विल ट्रीट द ट्रांजैक्शन अमाउंट, जो कि 3 मिलियन है इस केस में, एज लोन, एज लोन, ठीक है। और ये बेसिकली सिक्योर्ड लोन होगा। सिक्योर्ड लोन किस लिए होगा कि आपने एसेट भी उसको दिया हुआ है ना, या सिक्योर्ड लोन है, उसके बैक पे एक एसेट भी है, ठीक है। और ये डील होगा, नंबर पॉइंट नोट करें, दिस ट्रांजैक्शन will be covered in the ambit of IFRS 9 और उसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे थोड़े दिनों में। तो ये अगर तो ये सेल नहीं है तो ये तो लोन हो गया ना, सिंपल। आपने एक एसेट रखवाया, उसके अगेंस्ट लोन ले लिया, ठीक है। तो आप क्या एंट्री पास करोगे? हम एंट्री पास करते हैं जी, हम एंट्री पास करेंगे बैंक डेबिट। अगर इसी ट्रांजेक्शन की बात करें जो ऊपर मैंने बताई है, बैंक डेबिट 3 मिलियन और लोन क्रेडिट 3 मिलियन, सिंपल। यानी आपने 3 मिलियन का लोन ले लिया और अपने एसेट को उसके गिरवी के तौर पे रखवा दिया, उसके रहन के तौर पे रखवा दिया। अगर ये ट्रांजैक्शन मैं इसको ब्रॉडली बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, अगर ये ट्रांजैक्शन सेल नहीं है तो ये वाले पॉइंट एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन सेल है तो फिर सेल्स एंड लीज बैक अकाउंटिंग एक्टिवेट हो जाएगी। अब वो क्या है, यहां तक बेटा कोई सवाल है तो पूछें। अरे ये थोड़ा आपने जो क्वेश्चन जो करवाया ना, जरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, इसको थोड़ा समझा दीजिएगा। नहीं, मैंने क्वेश्चन तो भी करवाया नहीं है। जी आपने मुझे बताया ना इसके अंदर जो भी। क्या चीज नहीं समझ आई, मुझे स्पेसिफिक पूछ लेना। आप तो समराइज कर देंगे, दोबारा थोड़ा सा बता देंगे क्विकली। अच्छा जी, एक मिनट काइंडली सर, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम था जी, बता देता। मैं बिल्कुल ना स्टार्ट से दोबारा बताता हूँ, ठीक है जी। अब जो जो लोग दोबारा ज्वाइन किए हैं वो जरा इसको देख लें। सेल एंड लीज बैक अकाउंटिंग में सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये जो अरेंजमेंट हम करने के लिए जा रहे हैं ये सेल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। भाई अगर ये सेल ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो फिर हम सेल्स एंड लीज बैक का कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये चेक करना है ना कि ये सेल ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, ठीक है। अब ये सेल ट्रांजैक्शन नहीं है तो ये सिंपल एक लोन है आपके लिए। आपने बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एसेट को गिरवी रखवाया और उसके अगेंस्ट लोन ले लिया। टाइटल भी आपके पास है, पोजीशन भी आपके पास है, सिर्फ कागजात आपने बैंक को रखवा दिए जैसे नॉर्मली एसेट्स के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ इंडिकेटर सेल्स के मैंने बताए थे, ये हमने दोबारा पढ़ने हैं जब हम IFRS 15 को पढ़ेंगे डिटेल से। वो भी एक बड़ा स्टैंडर्ड है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीक। यूज तो मतलब कि लीज वाला ही कर रहा होता है ना, अगर हम सेल नहीं करते। लेकिन कागज तो उसके पास पड़े हैं ना, आप उसको सेल तो नहीं ना कर सकते आगे फर्दर। राइट ऑफ यूज सेलर के पास ही है। जिस तरह आप मेरी बात सुनो, जिस तरह आप एक मकान के कागजात गिरवी रखवाते हो लेकिन मकान में खुद भी रह रहे होते हो तो वो बैंक के पास कागजात पड़े होते हैं, तो बैंक ने उसको आपके लोन के अगेंस्ट कागजात को रखा होता है। फिजिकली तो प्रॉपर्टी आपके पास ही होती है ना, इस तरीके से यहाँ भी फिजिकल प्रॉपर्टी आपके पास ही है लेकिन उसके कागजात जो हैं वो बैंक के पास हैं, ठीक है। उसकी उसके जो जगह वगैरह गवर्नमेंट से जैसे लेते हैं हम लोग, तो वो तो पैसे भी हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। एक चीज जरा गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट के ना स्पेसिफिक चीजों को ना हम यहाँ पे फिलहाल इसलिए डिस्कस नहीं करते कि गवर्नमेंट के अंदर कुछ स्पेशलाइज चीजें होती है। हम कॉर्पोरेट एंटिटीज की एग्जांपल ना कोट किया करें या उनसे क्वेश्चंस अराइज किया करें। गवर्नमेंट के ना कुछ स्पेशलाइज रूल होते हैं, उसको फिर हमें एक्सेप्शंस में जाना पड़ता है, ठीक है। हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं ना, भाई आपने अगर बैंक से लोन लेना है, भाई कंपनी के पास एक प्लाजा है, उसी प्लाजे में कंपनी का ऑफिस है,
ठीक है, उसमें उस प्लाजे में कंपनी बिजनेस भी कर रही है, अब कंपनी को लोन चाहिए, ठीक है, अब उस प्लाजे के कागजात बैंक में रखवा के कंपनी 10 करोड़ रुपए का लोन ले लेती है। अब वो फिजिकली तो पोजेशन आपकी कंपनी के पास ही है ना, बैंक के पास तो खाली कागजात गए हैं और उसके पास एक डॉक्यूमेंट डीड बना ली है आपने, जिसको लोन इंडेंचर कहते हैं। वो लोन इंडेंचर आपने साइन कर दिया है, उसके ऊपर आपने आगे उसको रजिस्टर भी करवा लिया कोर्ट के अंदर, जी ये प्रॉपर्टी अब प्लेज है या मॉर्गेज है बैंक के नाम पे, सिक्योरिटी पर। हाँ जी। तो वो जाके बैंक, अगर आप सेल करने जाते हैं तो फिर उसकी आपको उसकी क्लियरेंस नहीं मिलेगी कि भाई ये तो किसी लोन के अगेंस्ट लॉ हुई हुई है, ठीक है। इस तरीके से बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, इवन के जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री को भी हाइपोथिकेशन, आपने आप ये पढ़ेंगे लॉ के अंदर, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक्स भी होता है कि आप इन्वेंट्री को भी बैंक में प्लेज रखवाते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री, अब आप बोलेंगे सर इन्वेंट्री बैंक में कैसे जाती है? इन्वेंट्री का एक लेवल हम हर वक्त मेंटेन करेंगे और उस लेवल को हम प्लेज करवाते हैं, उस लेवल से नीचे हम इन्वेंट्री को नहीं लेके जाते। फिर बैंक क्या करता है, बैंक उस अमाउंट को कैप करके हमें लोन दे देता है। जिस तरीके से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है उनके पास एसेट्स होते हैं, कोई भी एसेट आपके पास है, बैंक को तो सिक्योरिटी चाहिए ना जी, बैंक को तो ये बैंक इंडस्ट्री है जी, जैसे शुगर इंडस्ट्री है सर, वो भी तो इसी तरह करवाते हैं ना, इन्वेंट्री हाँ को जी, हाँ अपना जी, वो करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो इसमें असल हमारा इशू ये नहीं है, ये तो लोन की बात हो, ये आईएफआरएस 9 की डिस्कशन है, हमने तो बात करनी है आईएफआरएस 16 की डिस्कशन में लीज बैक की, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने केस क्या बनाया, मैंने केस ये बनाया कि एक ए लिमिटेड है, उसके पास एक जनरेटर पड़ा हुआ था, उसकी जो कैरिंग वैल्यू है वो 1.2 मिलियन पड़ी हुई है बुक्स में, ठीक है। और उसी वक्त उसको पैसों की जरूरत पड़ गई, ठीक है। जब उसने उसकी मार्केट वैल्यू लगवाई तो उसकी 3 मिलियन यानी 30 लाख रुपए वैल्यू निकली। अच्छा, अब ए लिमिटेड के पास एसेट भी उसको चाहिए और उसको पैसे भी चाहिए, यानी डुअल उसके पास ऑब्जेक्टिव आ गया। तो आईएफआरएस 16 ने एक आपको ऑप्शन दिया है कि आप ये काम भी कर सकते हो कि इस एसेट को सेल करो और सेलर से वो एसेट लीज पे ले लो। भाई आपने तो एसेट इस्तेमाल करना है ना, आपको उसकी ऑनरशिप से क्या, आपने तो पैसे पूरे ले लिए हैं उसकी पूरी लाइफ के, 3 मिलियन तो पूरे ले लिए आपने। अब वो एसेट आपने इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करें, उसको लीज पे ले लें। आप एक पार्टी ढूंढें जिसने आपको लीज पे देना है, वो आपसे अरेंजमेंट कर लेती है। अब यहां पे बड़ी स्पेशल किस्म की ये एक ट्रांजैक्शन है। अच्छा, अब करेंगे क्या, आप सुनिएगा जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट, आप प्लीज अपनी दिमाग की बत्तियां और नेट की स्पीड को जरा सही रखें। इसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे कि लीज टर्म कितनी है और ईयर ऑफ उसका कितना है लाइफ। इसका मतलब ये हुआ, अब सुनिएगा, बड़े ये बहुत बड़ी पॉइंट है कि 5 साल की लीज है लेकिन 8 साल एसेट की लाइफ है, यही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए लिमिटेड है उसके पास, उसने इस एसेट को 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया, उसने इस एसेट को 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया। राइट रिटेन्ड फॉर 5 ईयर्स, ये 5 ईयर का राइट इसने रिटेन किया है, ऐसे ही है ना जी। और राइट ट्रांसफर्ड, ये बी ने किया ना भाई ए सेल कर रहा है ना, बी क्यों करेगा भाई? ए ने लेसी है यार, 5 साल लेसी। की। तो वो लीजी जो है वो तो 5 साल के लिए इसको करेगा ना अपना, 3 साल की रिटेन रख सकता है क्योंकि उसने 5 साल पे इसको लीज बैक ले लेना इसका। और नहीं भाई, वो फौरन ही लीज पे ले लिया उसने, वो नहीं कि 5 साल बाद लीज पे लेगा, अभी लीज पे फौरन ले लिया। लेसी ने आप असल में सवाल समझे ना कि लेसी ने फौरन ही उसको 5 साल की लीज पे ले लिया ना, सेल कर दिया, फौरन लीज पे ले लिया। अगर देखे ना, अगर तो आपने सेल कर दिया और 5 साल के बाद लीज पे लेना है तो वो तो सेल एंड लीज बैक तो नहीं ना हुआ, वो तो सिंपल सेल हो गया। लीज तो 5 साल के बाद होनी है, वो देखा जाएगा उस वक्त, ठीक है। लेसी ने क्या किया जी, रऊफ जी, रऊफ आपने हैंड रेस किया हुआ है। बहरहाल
आपने जो राइट रिटेन किया है, यानी आपने 5 साल के लिए वापस ले लिया है एसेट, वो राइट रिटेन 5 साल का है, लेकिन राइट ट्रांसफर आपने कितना किया हुआ है? 3 इयर्स का किया हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको ना यहाँ पे 2 फॉर्मूले बता रहा हूं, वो आपने नोट करने हैं, बाद में इसको डिस्कस करते हैं। राइट रिटेन्ड यानी राइट ऑफ यूज, लेसी के लिए राइट ऑफ यूज कैसे होगा? इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, जो हमने अभी कल कंप्यूट की थी, डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, भाई एसेट की फेयर वैल्यू का प्रोपोर्शन। जी यासीन साहब। नहीं सर, बस ये यहाँ से राइट ऑफ यूज जो आप बता रहे हैं, ये दोबारा टॉपिक डिस्कस कर लें यहाँ से। ठीक है जी, थैंक यू सर। अच्छा, मजे की बात, जितना मुश्किल टॉपिक है ना उतना आप आज दोबारा रिवाइज करवा रहे हैं। बहरहाल ठीक है जी। नहीं सर, ये थोड़ा सा ना इधर उधर हो रहा है बात असल में, इसलिए भाई ने सही कहा है, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है जी, थैंक यू सर। दुरूद शरीफ पढ़े सारे जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगे कि ये फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये मुश्किल काम है दुआ। डिपार्टमेंट की तरफ हो जाए। नहीं पता क्या, अब उसमें ये तो नहीं ना होगा कि नेटवर्क चला गया ठीक है ना, उसमें आपका अपना नेटवर्क जाए तो वो अलग बात है। अच्छा जी, अब मैं दोबारा बताने लगा हूं कि ये जो 5 साल के लिए आपने लीज पे लिया है, इसकी टोटल लाइफ 8 साल थी। आपने किया ये है कि इस पूरे अरेंजमेंट को 2 हिस्सों में ब्रेक किया। एक, आपने जो राइट था वो अपने पास रिटेन रखा है, क्योंकि आपने लीज पे वापस ले लिया एसेट को। सेल तो कर दिया है, लेकिन आपने सारा सेल नहीं किया है, आपने 3 साल वाला हिस्सा सेल किया है, क्योंकि 5 साल वाला हिस्सा तो आपने वापस ले लिया ना लीज के ऊपर। ठीक है, तो राइट ट्रांसफर्ड 3 साल वाला है, यानी मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं 3 साल वाला। अब ये 3 साल एग्जैक्ट कैसे निकलेंगे, उसकी वैल्यू कंप्यूट करनी है हमने। तो फार्मूला क्या है, जो राइट ऑफ यूज की वैल्यू कंप्यूट होगी वो इस फार्मूले से होगी। अब ये फार्मूला आपने याद रखना है। इस फार्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला भी फिलहाल फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन हमने याद रखना है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट से। ठीक है, यानी आपने टोटल वैल्यू का जो लीज ऑब्लिगेशन की वैल्यू है उसको डिवाइड करना है फेयर वैल्यू से। तो ये प्रोपोर्शन, जो ये प्रोपोर्शन है, ये आपने रिटेन रखा है और कैरिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ये आपका राइट ऑफ यूज कंप्यूट हो जाएगा। और आपने जो राइट ट्रांसफर किया है, यानी आपने गेन और लॉस भी रिकॉर्ड करना है ना, तो गेन और लॉस ऑन सेल इज टू बी रिकॉर्डेड in the ratio of right transferred। अच्छा, अब देखिएगा कि ये जो हिस्सा है ना, ये जो मैं इस वक्त बॉक्स में कर रहा हूं, ये राइट रिटेन्ड है, ये राइट रिटेन्ड है, यानी ये फ्रैक्शन है। इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ राइट रिटेन्ड, इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ राइट रिटेन्ड। और फ्रैक्शन ऑफ राइट ट्रांसफर कैसे आएगा, जो गेन और लॉस है, गेन, टोटल गेन मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस राइट रिटेन्ड, या गेन और लॉस जो भी है। हमने गेन और लॉस रिकॉर्ड करना है, नॉर्मली गेन ही है ना, हम तो गेन पे ही कर रहे हैं उसको सेल तो गेन
हम रिकॉर्ड करेंगे, टोटल गेन रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमने टोटल राइट ट्रांसफर नहीं किया है। हम राइट सिर्फ वो ट्रांसफर करेंगे जो हमने हम गेन और लॉस सिर्फ उतना रिकॉर्ड करेंगे जितना राइट हमने ट्रांसफर कर दिया है। अच्छा, अब ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी कैलकुलेशन मैं अब करता हूं, आपको मैं ये वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखाता हूं और हमने एक जर्नल एंट्री पास करनी है। अच्छा, जर्नल एंट्री के लिए पहले मैं आपको ना वो जर्नल एंट्री मैं पूरी कर दूं, बाद में फिगर्स हम फिल कर लेंगे कैलकुलेशन करके, ठीक है जी। अब जर्नल एंट्री हम पास कर रहे हैं, देखिएगा कैश या बैंक डेबिट, ये हम डेबिट करेंगे। अमाउंट मैं खाली छोड़ रहा हूं, ठीक है। ये किस अमाउंट से? द अमाउंट ऑफ सेल्स, ठीक है, वो मैं लिख लूंगा बाद में, इतना भी आता है। उसके बाद राइट ऑफ यूज डेबिट करेंगे हम, ठीक है। ये हम अभी कैलकुलेट करते हैं और इसमें लिख लें कि मैं कैलकुलेटेड यूजिंग दी अबव फार्मूला। इसके बाद आपने क्रेडिट करना है एसेट को। एसेट विल बी क्रेडिटेड विद द कैरिंग अमाउंट। ये कैरिंग अमाउंट से एसेट क्रेडिट हो गया। उसके बाद आपने लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। लीज लायबिलिटी या लीज ऑब्लिगेशन या लीज लायबिलिटी, चले रिकॉर्ड कर ले। ये भी क्रेडिट होगी जो आपने कंप्यूट की थी ऊपर, अभी करते हैं कंप्यूट दोबारा हम भी। वो आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो हमने कल कंप्यूट किया था। मैं अभी अमाउंट खुद ही फिल करूंगा, फिर आप उसको टैली कर लीजिएगा। और गेन और लॉस, गेन या लॉस, ठीक है। नॉर्मली इस क्वेश्चन में गेन आ रहा है तो गेन भी क्रेडिट होगा, ठीक है। ये है जी राइट राइट ट्रांसफर्ड, जो पर हमने भी कंप्यूट किया है वो भी कंप्यूट करते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके सामने ना जर्नल एंट्री के ना का एक फॉर्मेट बना दिया है। अब मैं इसको अमाउंट को फिल करता हूं। अब मैंने सबसे पहले क्या फिल करना है? सबसे पहले मैं राइट ऑफ यूज कंप्यूट करूंगा, लेकिन उसमें सबसे पहले हमने प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट निकाली। जरा निकाले जी, 5 लाख 5 साल के लिए डिस्काउंट रेट 10%। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये ऑर्डिनरी एन्युटी है या ड्यू एन्युटी है? अच्छा, इसमें एक ना रूल याद रख लें। अगर आपको एग्जाम में ये नहीं बताया हुआ कि ये ऑर्डिनरी है या ये ड्यू है, तो आपने इसको ऑर्डिनरी कंसिडर करना है। लेकिन यहां मैं लिख देता हूं कि पेमेंट इज मेड इन एरियर्स, पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड, ठीक है। तो चलें जी, ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला निकालें, इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालें या लीज ऑब्लिगेशन की अमाउंट निकालें। 18953 18953 93 ओके, 1895393, ठीक है जी। ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जी। बेटा इसको डिवाइड करें 3 मिलियन पे जी, 0.63179। अच्छा, इसमें एक मिनट रुकिएगा, ये 3 मिलियन पे डिवाइड होगा जी। व्हाट इज द आंसर? 0.63179। 0.636317 या 0.6317 या 18 कर लेते हैं, ठीक है जी। 0.6318, ये जो 0.6318 है ये है राइट रिटेन्ड, ये है राइट रिटेन्ड, ठीक है जी। चलें जी, अब राइट ट्रांसफर निकालें। 1 में से माइनस कर दें इसको, 1 में से टोटल तो 1 होता है ना जी।
0. ये फ्रैक्शन निकाल रहे हैं जी 36 जी .36821 82 आ गया ना, बस हम सिंपल उसको पूरा पूरा कर देते हैं। ये 1 के बराबर हो रहा है? जी बराबर तो हो रहा है सर। हाँ जी चलें, ये और ये हो गया राइट ट्रांसफर्ड, ये हो गया राइट ट्रांसफर्ड। नहीं जी, राइट ट्रांसफर्ड का रेशियो है 36.82% और राइट रिटेन का फ्रैक्शन है 63.18। अच्छा, मैंने क्या किया कि राइट ऑफ यूज निकालना है, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें कैरिंग वैल्यू से। तो कैरिंग वैल्यू कितनी है जी? 1.2 मिलियन। तो 1.2 मिलियन को मल्टीप्लाई कर दें 0.6318 से। 758157 7581 758157। ये हो गया जी राइट ऑफ यूज, ये राइट ऑफ यूज का अमाउंट आया। अच्छा, ये मैंने निकाला कैसे? मैं यहाँ पे इसकी वर्किंग कर देता हूँ। यहाँ पे वर्किंग कर देती है 1.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.6318। ले जी, ये मैंने साथ में इसको कैलकुलेट भी करके दिखा दिया आपको, ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट हुई है ताकि जगह की कमी की वजह से आपको ये समझ में आ जाए। ये जी वैल्यू, ये डेबिट हो गया। अब आप फार्मूले से, ये आपका राइट ऑफ यूज है क्योंकि 1.2 मिलियन का अब सुनिएगा पॉइंट, 1.2 मिलियन 8 साल के लिए कैरिंग वैल्यू है, लेकिन आपने राइट 5 साल के लिए रिटेन रखा है। उसका फ्रैक्शन कंप्यूट करके आपने 1.2 मिलियन में से जो पैसे रिटेन रखे हैं वो आपका राइट ऑफ यूज है। ठीक है जी। अच्छा, कैश आपने डेबिट किया है जी 3 मिलियन से, क्योंकि आपको 3 मिलियन पैसे मिल गए ना, ये डेबिट कर दें, यही अमाउंट था। अच्छा, एसेट आपकी बुक से अब खत्म हो जाएगा क्योंकि एसेट आपने सेल कर दिया जी। हमें मिल गया, फेयर वैल्यू मिल गई। हाँ, सेल मिले ना, वो सेल कर दिया ना आपने भाई, एसेट तो सेल कर दिया आपने, पैसे मिल गए आपको। अच्छा, उसके बाद जो एसेट आपकी बुक्स में से खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने सेल कर दिया है, 1.2 मिलियन ये क्रेडिट हो गया। अच्छा, लीज लायबिलिटी आपने निकाली है 1895393, ये आपकी लायबिलिटी है 1895393, ये आपकी लीज लायबिलिटी है जो आपने 5 साल की पेमेंट करनी है उसको। ठीक है जी। अच्छा, अब गेन और लॉस निकालना है। एक तरीका तो ये है कि 3 मिलियन में ये 7,58,000 ऐड करें और इन दोनों को माइनस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर लॉस की आ जाएगी या गेन की आ जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस, मैं एक बता रहा हूं भाई, इस एंट्री में जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका गेन और लॉस है। एंट्री होगी ना भाई, एंट्री होगी ना, जरा निकालें कितने बैलेंस अमाउंट है, जरा वैसे कंप्यूट करें कितना अमाउंट है। ये जरा मैं साइड पे लिख रहा हूं, गेन कितना आएगा भाई, एंट्री को बैलेंस करो ना, डबल एंट्री है ना। 37,58,175 में से ये कोई 29 लाख माइनस करे ना, कितना गेन आएगा? 662,782 ये मैंने अभी ना बैलेंसिंग फिगर निकाली है। मैं आपको ना बैलेंसिंग फिगर के लिए अप्रोच से नहीं करवाऊंगा, हालांकि बुक्स के अंदर ना बैलेंसिंग फिगर लिखी हुई है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से करवाऊंगा। ये मैंने साइड पे कहीं लिख के ना रख दिया, मैंने अभी एंट्री में पोस्ट नहीं किया है इसको, ताकि आप इसको टैली कर सके। अच्छा, चले मुझे ये बताएं टोटल गेन कितना है, टोटल गेन बताएं कितना है भाई, टोटल गेन कितना? 3 मिलियन की 3 मिलियन है, माइनस कर देंगे 1.2 मिलियन, कितना बेटा जी? 1.8 मिलियन इज दी टोटल गेन। 1.8। लेकिन ये टोटल गेन, इसमें से आपने सिर्फ ये, मैंने क्या पॉइंट लिखा हुआ, जरा ये पढ़े जरा पॉइंट, कि गेन और लॉस ऑन सेल इज टू बी रिकॉर्डेड इन द रेशियो ऑफ राइट ट्रांसफर, और राइट ट्रांसफर का रेशियो है 0.3682। तो आप क्या करें कि 1.8 मिलियन का 0.3682 को मल्टीप्लाई करें इससे, मल्टीप्लाई बाय राइट ट्रांसफर्ड, यानी 0.6
662760 सेम है। हाँ सेम ही आएगा, वो फ्रैक्शन का फर्क है। 0.3682 मल्टीप्लाई बाय टोटल गेन और लॉस। जी बेटा कितना आएगा ये आंसर? 6627। हाँ 662782। यहाँ 60 आ रहा है। चले चौने ठानी का फर्क है, वो फारग कर दें उसको। मिलियंस की फिगर में ये 10-20 रुपए को मायने रखते। 662782 ये है जी डबल एंट्री आपकी रिकॉर्ड हो गई है सेल एंड लीज बैक की। अगर आपको ये सब सर इसका मतलब बैलेंस फिगर निकालनी पड़ेगी और नहीं बैलेंस फिगर तो मैंने वैसे करवाया, ना करें इससे फ्रैक्शन की वजह से अगर थोड़ा डिफरेंस आ गया करना। चलो आप टैली करने के लिए निकाल सकते हो, बिल्कुल सही है, टैली करने के लिए निकाल लो, ठीक है। लेकिन आप ओहो अल्लाह, ये क्या हो गया सर जी? ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? सर कई बच्चों की जो है ना दुआएं पूरी हो गई दोबारा से पढ़ने की। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था मैंने। नहीं आप इसका मेरे पास एक और मसला नहीं, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। अंडू कर लें सर। अंडू नहीं होता असल में, ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है ना, असल में ये है पेड सॉफ्टवेयर, और पेड सॉफ्टवेयर जो होता है वो बार बार अपडेट नहीं होता, ठीक है। और इसको फिर रिवर्स, इसके अंदर ना और ऑप्शन भी आ गए। मेरे पास इसका और ऑप्शन है, मेरे पास स्क्रीनशॉट इसका मिल जाएगा क्योंकि मैंने अपने पास भी रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, ठीक है। ओके तो एक क्वेश्चन है। हाँ जी चलें बताएं। सर इसमें स्टैंडर्ड इस चीज की प्रोविजन नहीं देती कि हम पहले सिर्फ सेल को रिकॉर्ड कर ले और बाद में ये लीज को रिकॉर्ड कर? एक ही वक्त में दोनों एंट्रीज करेंगे ना आप। लेकिन देखें आप मेरी बात सुने, आप वो सेल पूरी तो नहीं कर रहे ना, आप उसको रिटेन भी तो रख रहे हो ना, ठीक है। एक मिनट जरा मुझे दें, मैं जरा ये स्क्रीनशॉट वापस लेके आऊं जरा, एक मिनट जरा मुझे दें जरा। असल में मुश्किल जो टॉपिक होता है ना उसको दोबारा उस तरीके से फिर वो होता भी। 1 मिनट रुके जरा, मैं इसको कर लेता, ये हो जाता है, इतना मसला नहीं है। सर कल वाला टॉपिक काफी इजी था, नहीं सर सारे इजी होते हैं। नहीं जी ये मेरे पास स्क्रीनशॉट रिकवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं इसमें तो अभी तो ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। मुश्किल टॉपिक तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है। चले जी ये मुश्किल कुछ भी नहीं है जी, बस अल्लाह पाक का करम होना चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो आपने समझे, आपने मुश्किल आपने पढ़े ही नहीं है, इतनी के जो पढ़े नहीं है वो मुश्किल है, ठीक है जी। ओके जी ये स्क्रीनशॉट वापस आ गया आपके सामने। आप देखिए मैंने जो जर्नल एंट्रीज पास की हैं इसमें 3 मिलियन आपने पैसे वसूल कर लिए बी लिमिटेड से। राइट ऑफ यूज आपने ये ऊपर कैलकुलेट किया इस रेशियो से, वो आ गया, ठीक है। एसेट आपने अपनी बुक्स में से डिरेक्टनाइज कर दिया। लीज लायबिलिटी आपने कंप्यूट किया, ये अभी ये देखिए फिगर निकाली थी आपने। और गेन और लॉस आपने ये निकाला इस जगह पे, ये जगह पे कि टोटल गेन और लॉस को आपने राइट ट्रांसफर के रेशियो से आपने मल्टीप्लाई कर दिया जी। कोई सवाल इसमें है, कोई कैलकुलेशन मैकेनिक्स में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछें। फिर इसके कोई 2 सवाल ऐसे हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर हमारा ये स्टैंडर्ड कंप्लीट है जी। जी सर ये मतलब इसका ए लिमिटेड के पास अगर 8 साल का इनकी रिमेनिंग लाइफ है, उसमें उसको सेल करके और लीज बैक ले लिया, ठीक है। अब वो तो 8 साल के लिए यूज कर सकता था, लेकिन उसने 5 साल के लिए उसको लीज बैक लिया, बाकी 3 साल उसके लिए अब खत्म हो गया कि वो उस मजीद नहीं वो नहीं उसने पैसे पूरे ले लिए ना 3 मिलियन के। भाई पैसे तो पूरे 3 मिलियन के ले लिए ना, एसेट वो तो पूरी एसेट की कॉस्ट उसने अपने वापस ले ली है। उसने
8 साल के हिसाब से पैसे ले लिए, ये कह रहे हैं ना आप? यार आज उसकी वैल्यू 3 मिलियन है, पूरे एसेट की वैल्यू 3 मिलियन है, उसने बेच दिया एसेट। सर एक छोटी सी कैलकुलेशन पूछ। जी जी सर ये 0.3682 राइट ट्रांसफर जो है ये भला कैसे आया था? ये आपके सामने लिखा हुआ है जी 1895। ये 1895 कैसे आया? 1895 ये प्रेजेंट वैल्यू। हाँ सर 1895 का आ गया था, जो 0.631 तो आ गया ना हमारे पास, को जब डिवाइड किया हमने 0.36 कैसे आया हमारे पास राइट ट्रांसफर? 1 माइनस राइट, ये लिखा हुआ है 1 माइनस राइट रिटेन। ओके सर ओके। 1895 वाला भी बता दें काइंडली। एक मिनट रुकिए, 1 माइनस 0.6318। चलें ये भी मैंने लिख लिया, आगे और बताएं। जी जी जी। और सर अगर इसकी रिमेनिंग लाइफ कम होती है और जबकि इसकी वो दूसरी जो लीज की लाइफ ज्यादा होगी तो फिर क्या करेंगे हम? ऐसा या मुझे बताओ आप एक एसेट है उसकी लाइफ ही 3 साल है, तो आप 5 साल की कैसे लीज पे लोगे उसको? ये लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है ना। सस्ता अकाउंटेंट ले लेगा यार वो एक गाड़ी है वो चलनी 5 साल में है, तो आप 10 साल के लिए कैसे लीज पे लोगे उसको? पाकिस्तानी है, चला लेंगे 15 साल चला लेंगे। अच्छा मैं बताऊं आपको, ये ऐसा हो भी सकता है। ये जो बच्चा कह रहा है ना पाकिस्तानी है, ये कर सकते हैं, पाकिस्तानी करते भी हैं। अच्छा ये थोड़ा सा ना बारीक नुक्ता है, जरा समझिएगा। देखें आपके पास एक एसेट है, उसकी लाइफ 5 साल है, लेकिन आप 5 साल में पेमेंट कर लेते, आप 10 साल में पेमेंट करोगे। आप कहते जी एसेट की लाइफ 5 साल है लेकिन मैं लीज कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का करूंगा क्योंकि मैं पेमेंट 10 साल में कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन इसके अंदर भी सर राइट और ये नहीं इधर ना मिक्स करें इसको, ये कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बाकी बच्चे सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। जो कल यासीन साहब ने सवाल किया था आखिर में कि सर वो जो डेप्रिसिएशन है, ये सवाल कल होना चाहिए था, और मुझे ये 7वां सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह एफए का, उसमें तकरीबन 4 या 3 सेशन में ये सवाल बच्चों ने किया था कि सर ये बात तो समझ में आती है कि एसेट की जो लीज टर्म है वो एसेट की लाइफ से कम हो, लेकिन ये बात कभी नहीं समझ में आती कि एसेट की जो लाइफ है वो कम हो लेकिन लीज टर्म ज्यादा हो। ठीक है, जरूर समझ में आती है जी, क्यों नहीं समझ में आती भाई? देखिए ना, आपके पास एक एसेट है, वो एसेट इतना महंगा है कि अपनी यूजफुल लाइफ के बाद भी आपको पेमेंट करने के लिए मजबूर है, आप मजबूर हैं। तो आप एसेट 5 साल तक इस्तेमाल करेंगे लेकिन पेमेंट आप 8 साल तक करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एसेट की लाइफ, अब एसेट महंगा है, आपके पास पैसे नहीं है, आप बैंक से कहते हैं ठीक है जी ऐसा है, एसेट में चलाऊंगा 5 साल तक, उसके बाद एसेट खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं 8 साल के लिए, क्योंकि मेरे पास 8 साल के पैसे हैं, मैं 5 साल में पेमेंट नहीं कर सकता आपको। तो इस केस में फाइनेंसिंग, जो बच्चे ने कहा ना कि पाकिस्तानी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा स्पेशलाइज्ड किस्म का केस है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ले जी, और कोई सवाल इसमें पूरे? ये है जी लीज बैक, सेल एंड लीज बैक। सर ये 1895 कैसे है, काइंडली बता दें। ये 1895 जी ऐसे आया, जरा मुझे बताना एन्युटी फैक्टर कितना आया है? सर आया 0.6 है एन्युटी फैक्टर जी बेटा। एनुअल रेंटल है 5 लाख के, मल्टीप्लाई बाय नहीं समथिंग नहीं ना, वैसे बताएं 3.79078 चले कर लें, चलें जी मल्टीप्लाई करें, यही आंसर आना चाहिए। अब ये ना पूछना कि 5 लाख क्या है, 5 लाख तो रेंटल है ना जी। ये लिखा हुआ है, ये 5 लाख, ये रेंटल है जी 5 लाख ये रहा। ठीक है, और ये जो एन्युटी फैक्टर आया ना, ये 3.791 ये आया है, ये 10% पे फॉर 5 years। ठीक है जनाब। सर आम केसेस में तो हम जब राइट ऑफ यूज जो था वो हम जो लीज लायबिलिटी जितनी भी होती थी उसके मुताबिक राइट ऑफ यूज बना देते थे। अब इस केस में लीज लायबिलिटी तो बहुत ज्यादा, मतलब कि 18 लाख समथिंग आ रही है, और जो राइट ऑफ यूज सिर्फ हम। लेकिन मेरी बात सुने ना, ये आम केस नहीं है ना जी, ये तो बड़ा स्पेशलाइज्ड केस है। आम केस में तो एसेट आपका था ही नहीं, वो तो किसी और का था, ये तो एसेट आपका था,
आपने पहले सेल किया फिर लीज बैक लिया। बट सर इसमें हमारा आप देखें ना एसेट बहुत कम से जो राइट ऑफ यूज है वो बहुत कम से डेबिट हो रहा है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है सर। इसमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, बैलेंस शीट जो होती है, उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता? नहीं देखे ना जी, मेरी बात सुने आप, आपके पास कैश है, क्यों आपके पास कैश तो आ गया ना, आपके एसेट इंक्रीज करके। असल में ना लीज सेल एंड लीज बैक ना ये रूटीन ट्रांजैक्शन नहीं होती है, ये बड़ा स्पेशलाइज केस है ना। मैंने शुरू में बिल्कुल क्लास के स्टार्ट में ये कहा था कि आपको एसेट भी चाहिए और आपको पैसे भी चाहिए, यानी आप एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। भाई आप ये भी चाहते हैं कि मेरे पास एसेट भी रहे और मैं इसको बेच भी दूं, तो उसके लिए तो यही अरेंजमेंट है ना कि पहले सेल करो फिर लीज पे ले लो फौरन। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर जी ये जो पिछली बात अभी असल में वो भाई बोल पड़े थे, वो जो हम लीज टर्म ज्यादा है और लाइफ कम है, उसको हम फिर रिपोर्टिंग, उसका रिपोर्टिंग पे क्या असर आएगा, मतलब उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे हम? देखिए कोई नहीं, देखिए मेरी बात सुने, वो तो जो लीज टर्म होती है ना वो तो लायबिलिटी को सेटल करने के लिए होती है, ठीक है। आप फिर शेड्यूल जो है ना वो 8 सालों का बनाएंगे ना। भाई आप अपनी लायबिलिटी को तो 8 साल तक के लिए रिपोर्ट कर रहे हो ना, कोई इंपैक्ट नहीं है, नेगेटिव इंपैक्ट, नॉर्मल इंपैक्ट है, ठीक है। क्योंकि देखें आप अपनी लायबिलिटी को 5 के बजाय 8 साल में सेटल डाउन करने जा रहे हैं, तो फिर आप 8 साल तक रिपोर्ट करते रहेंगे उस लायबिलिटी को, कोई मसला नहीं है। आपका ऐसे ऑडिटर का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा कि ये मतलब आपने रिकॉर्डिंग करते वक्त तो ये मतलब आपकी लाइफ तो 5 साल की है नहीं, और आप 8, आप उससे ये कहेंगे यार मेरे पास पैसे नहीं थे भाई, मैं तो इतनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकता था, मैं अब 5 साल पे। अब मेरी बात सुने, आप ना एक काम किया, आप ना मीजान बैंक की या किसी बैंक की वेबसाइट पे जाएं और वहां पे कार इजारा या कार लीजिंग पे जाएं। आप करते क्या है, आप कहते हैं जी 5 साल की लाइफ हो तो मुझे पर मंथ कितना देना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलते हो नहीं यार 5 साल जो है ना, मैं 5 साल पे बन रहे हैं 25,000, मैं तो 25,000 महीना नहीं दे सकता, इसकी लाइफ बढ़ाओ, इसकी टर्म बढ़ाओ। आप बोलते हैं 7 साल करो, 7 साल पे हो गए 20,000। आप बोलोगे नहीं यार 7 साल पे भी मुझसे 20,000 पर मंथ नहीं निकलेगा, आप करो जी इसको 9 पे करो, 10 पे करो, जब 10 पे के तो 13,000 हो गया वो। लेकिन बंदा कहता है गाड़ी लेनी है। और मेरी बात तो पूरी सुन लेना, काटा नहीं ना करें प्लीज। वो कहता है जी गाड़ी तो गाड़ी की लाइफ 8 साल है, तुम 10 साल में लीजिंग क्या करोगे। वो कहता है भाई मुझे मुझे मैं 13,000 से ज्यादा पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो तो एक बंदे की कहते हैं ना कि अफोर्डेबिलिटी है ना। जो लीज पेमेंट होती है ना और लीज टर्म होती है वो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से कैलकुलेट करते हो आप, क्योंकि देखो ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, आप पैसे को फाइनेंस कर रहे हो, पैसे नहीं आपके पास। अगर आपके पास पैसे होते तो आप लीज पे क्यों लेते एसेट को, आप डायरेक्ट जाते हैं जाके मार्केट से परचेज कर लेते एसेट को जाके, ठीक है ना। आपके पास पैसे नहीं है ना, तभी तो आप गाड़ी लीज पे लेते हो। अगर इतने पैसे आपकी जेब में हो तो आप डायरेक्ट जाएं होंडा के शोरूम में और सिविक निकलवा के ले आए। आप बैंक के पास जाते क्यों हैं, इसलिए जाते हैं कि भाई मैं पर मंथ दे सकता हूँ 20,000, इससे ऊपर नहीं दे सकता, ठीक है। तो यही, और लीजिंग इज ए फाइनेंसिंग ऑप्शन। और ये इंशाल्लाह आप जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना और फाइनेंस के अंदर आप ये ऑप्शन पढ़ेंगे कि मेरे लिए बेटर ऑप्शन क्या है, लीजिंग ऑप्शन बेटर है या बोरोइंग ऑप्शन बेटर है। ये भी आप एज अ फाइनेंस मैनेजर आप कंप्यूट करके देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ये आप कल आपने पढ़ाया था कि लीज जो होती है वो एट द एंड आपके नाम पे वो ट्रांसफर हो जाती है, या ना आपकी ओनरशिप चेंज हो जाती है एंड पे। ये यहाँ पे आप लीज और फिर रेंटल भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम इसका रेंट पे करें 5 साल के लिए और तो दोबारा वो लेसी खरीद नहीं रहा, वो सिर्फ 5 साल के लिए रेंट पे ले रहा है, तो ये रेंट और लीज मिक्स नहीं हो गया सर? नहीं, यहाँ पे वो ऑप्शन था डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। वो जो मैंने पढ़ाया था ना कि डेप्रिसिएशन किस पीरियड पे चार्ज करेंगे। अब देखो ये जो राइट ऑफ यूज है, इसके पास राइट ऑफ यूज 7,58,172 पे राइट ऑफ यूज आया ना, ये वाला राइट ऑफ यूज, इसको ये 5 साल पे डेप्रिशिएट करेगा। क्यों कि 5 साल के लिए इसने ये लीज पे लिया है, 8 साल इसकी इकोनॉमिक लाइफ है। क्योंकि ये अभी ये अगर इसने ये एसेट वापस खरीदना होता तो ये सेल क्यों करता, ठीक है। लिहाजा इसने क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया हुआ कि ये इसके नाम ट्रांसफर हुआ कि नहीं होगा, लिहाजा इसको 5 साल पे डेप्रिशिएट करोगे। ठीक है सर। जनाब सब स्टैंडर्ड हमें इस चीज की इजाजत नहीं देती कि हम
पहले सेल को रिकॉर्ड कर ले। और आपने ये सवाल पहले भी किया था। देखें, ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ये दोनों इवेंट साइमल। आप मुझे ये बताएं कि एक एसेट है, वो फिजिकली आपने मूव ही नहीं किया है, जनरेटर आपकी बिल्डिंग में फिजिकली फिट है, आपने सिर्फ कागजी कार्रवाई करके वो एसेट सेल कर दिया और उसी वक्त वो एसेट आपने लीज पे ले लिया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि भाई आप असल में चाह रहे हो कि आप गेन पूरा का पूरा 1.8 मिलियन बुक करना चाह रहे हो, ये कह रहे हो? नहीं, यही तो एसेट कह रहा है। वो आईएस कहता है एज पर IFRS 15 आपका गेन 18 लाख नहीं है भाई, आपका गेन वो है जो आपने राइट ट्रांसफर किया है। IFRS 15 इसको भी रोकता है, यानी जो रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है ना, वो भी इस गेन की मुखालफत करेगा। इसलिए करेगा कि ये एक्चुअली आपका गेन नहीं है, ये आपका गेन नहीं है भाई। ये गेन इसलिए नहीं है कि आपने, अगर देखो पता कंपनीज पहले क्या करती थी, इस स्टैंडर्ड से पहले कंपनीज करती क्या थी, जो आप बात कर रहे हो, पहले सेल किया, पूरा का पूरा गेन रिकॉर्ड किया, अगले दिन जाके उसको लीज पे ले लिया। ठीक है, यानी उसने अपने गेन को भी दिखा दिया और अपनी बुक्स में उस एसेट को भी किसी और नाम से रिपोर्ट कर दिया। ठीक है ना। अब फिजिकली वो एसेट 1 इंच भी कंपनी से मूव नहीं किया, लेकिन जमीन आसमान का फर्क आ चुका हुआ है कि अब वो ओनरशिप आपकी नहीं रही है, वो ट्रांजैक्शन सेल होके लीज बैक हो गई हुई है। लिहाजा स्टैंडर्ड्स ने, यही तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चेक पॉइंट्स हैं जो आपके लिए लगाए जाते हैं। तो ये 5 साल के बाद वो जो बी ले जाएगा इसको, एसेट को, यहाँ तो यही लिखा हुआ है, अज्यूम तो यही है, क्योंकि देखा ना, लिखा कहीं नहीं ना हुआ कि ट्रांसफर होगा टाइटल। याद करो जरा सर। ये एट द टाइम ऑफ सेल जो है, बी अपनी बुक्स में सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री करेगा कि जी कैश क्रेडिट करेगा और एसेट डेबिट कर देगा बस। बी हाँ जी, हाँ बी इसके अंदर ये करेगा। देखें बी नहीं, बी तो लेसर की अकाउंटिंग अप्लाई करेगा ना। ठीक है, बी तो लेसर बन गया ना अब। जी सर। ठीक है, पहले बी उसको परचेज रिकॉर्ड करेगा, बी का एंट्री पास करेगा। चलें बी की एंट्री पास करवाएं। क्या ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, ठीक है, और कैश क्रेडिट 3 मिलियन से, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, लेसर अकाउंटिंग। लेसर अकाउंटिंग हमने पढ़ी नहीं है, हमारे आपके ना कोर्स में भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, जो मैं फिलहाल अभी डिस्कस भी नहीं कर रहा। वो लेसर बन गया ना, फिर वो लेसर की अकाउंटिंग यूज करेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया सर। अच्छा, अब अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसके 2 सवाल आपके लिए लेके आया हूँ, वो आप अब आप सॉल्व करें। मैं आज आपको ना इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ये चीज का ये 2 सवाल आपके सामने विजिबल हैं। एक्सरसाइज 1 दिखाइएगा ताकि वो स्क्रीनशॉट ले। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लें सर, ये ग्रुप में भेज दें। लेसर की अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं करनी हमें। लेसर की अकाउंटिंग आपकी ना बुक में नहीं दी हुई है, ठीक है ना। लेसर की अकाउंटिंग वैसे मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल इसको ना ऐसा करें, आप मार्क कर लें कि लेसर की अकाउंटिंग अभी हमारी रहती है, लेकिन आपके सिलेबस में लिखी नहीं हुई है। मैं एक दफा ना आपका सिलेबस ओपन करके ना दोबारा चेक भी कर लेता हूँ, ये आपके सामने ही कर लेता हूँ। सर जी सर, हमने परचेज ऑप्शन भी पढ़नी है इसमें, हमारे सिलेबस में है परचेज ऑप्शन भी। परचेज ऑप्शन मतलब लीज टर्म चल रही है, तो अगर वो मतलब लेसी के पास अगर ऑप्शन है कि वो उसको परचेज कर ले, वो बारगेन परचेज ऑप्शन होता है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल। वो अभी हमने पढ़नी है। वो कल मैंने डिस्कस हुआ, थोड़ा सा किया था कि आपके पास ऑप्शन होता है परचेज करने। हाँ, थोड़ा बहुत किया था, लेकिन उसका प्रॉपर मतलब अगर तो नहीं पढ़नी तो फिर थोड़ा सा ब्रीफ कर दें ताकि आइडिया हो जाएगा। उसमें देखें, ये होता है कि उसमें ना बारगेन परचेज ऑप्शन ये होता है कि लीज टर्म, जैसे कि 3 साल की लीज रह गई है, ठीक है। अब 3 साल की लीज के बाद वो एसेट की मार्केट वैल्यू होती है 10 लाख, ठीक है। तो लेसी कहता है यार, ये तुम ऐसा करो, मुझे ये 7 लाख में भेज देना। जब 7 लाख में भेज देगा तो वो कहलाता है बारगेन परचेज ऑप्शन, ठीक है। उसके अंदर ये होता है कि बारगेन परचेज ऑप्शन के अंदर ये होता है कि आप जितनी वैल्यू होती है ना लीज टर्म के बाद, उससे बहुत कम वैल्यू में वो एसेट परचेज कर लेते हैं। अच्छा, इन्होंने ना यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है ये लीजिंग के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीज IFRS 16 ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। इसका मतलब ये है कि इन्होंने लेसर अकाउंटिंग
यहाँ पे डिस्कस होनी है। चलिए ठीक है जी, लेसर अकाउंटिंग कल हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेसर अकाउंटिंग पढ़ लेते हैं ताकि ये ना हो कि हम उसको छोड़ दें, पता लगे जी वो एग्जाम में टेस्ट हो जाए। ठीक है सर, हमने IFRS 5 का लिया था? नहीं, अब वो नहीं किया था, वो करते हैं असल में ना। ये अब जो छोटे स्टैंडर्ड मैंने पहले करवा देने हैं। मैं इसमें देखिए ना, अगर मैं इसको सबसे छोटा करूं तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड्स हो गए हैं, बल्कि ये जो इस पेज पे आ जाए आप, पहले वाले पेज पे जो मेरा ये समरी पेज है जी, समरी पेज में हम जो कर चुके हैं उसको मैं टिक लगा रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कर चुके हैं, IS2 हम कर चुके हैं, ये पूरा ब्लॉक हम कर चुके हैं, ये पूरा ब्लॉक हमारा जी कवर हो गया है। दिस इज होल ब्लॉक वी हैव कवर्ड, नॉन करंट एसेट कंप्लीट नाउ। ठीक है, अब हमारे पास जो ब्लॉक शुरू होगा वो ये वाला ब्लॉक स्टार्ट होगा। दिस इज ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक हमने कंप्लीट करना है जी पहले। ठीक है, जिसके अंदर हमने IS24 है, IFRS 5 है, IFRS 8 है, IS 8 है, IS 10 है और IS 7 है। ठीक है, और ये IFRS 15 है, ये हमने अब ये कंप्लीट करने हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। हमारे पास ना अब 24 क्लासेस रिमेनिंग है। वी हैव 24 क्लासेस रिमेनिंग आफ्टर टुडे। ठीक है, और 24 क्लासेस में से अगर हम बात करें, अगर हम इसको कैश फ्लो के ऊपर 5 क्लासेस लगेंगी। ठीक है, डेफर्ड टैक्स के ऊपर 5 क्लासेस लगेंगी। ठीक है, और ग्रुप अकाउंट्स पे 5 क्लासेस लगेंगी। ये तो 3 एरियाज हमारे 15 क्लासेस तो ले गए। ठीक है जी, उसके बाद जो बाकी स्टैंडर्ड है वो एक एक 2-2 क्लासेस के अंदर कवर हो जाएंगे। तो वी हैव अ वेरी एम्पल टाइम। कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम इतना ज्यादा कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। जो 3 बड़े एरियाज हैं वो एक कैश फ्लो का एरिया बड़ा है, एक इनकम टैक्स का एरिया बड़ा है और एक 8 से 9 क्लासेस हैं। ये रफ बता रहा हूँ, ये होता 3 में खत्म हो जाए। ठीक है, ये रफ 5-5 क्लासेस बता रहा हूँ। डेफर टैक्स मैंने लास्ट क्लास में 3 क्लासेस में करवा दिया था लास्ट सेशन में। ठीक है, और उसके ऊपर मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस भी पड़े हुए हैं। काफी डिटेल मैंने वीडियोस भी रिकॉर्ड किए हुए हैं उसके ऊपर मैंने डेफर टैक्स पे। तो वो डोंट वरी, वो बड़ा इजीली हम लोग कर लेंगे। ठीक है जी, तो अब हम जो आगे कल से ऑनवर्ड है ना, हम ये जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, बाकी छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, ये हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, सैटरडे को क्लास है? सैटरडे को है क्लास हमारी। अब डबल क्लास नहीं है, लेकिन हमारी सैटरडे को क्लास होगी। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ये अब आप अभी सॉल्व करें। सर ये ग्रुप में भेज देते हैं आप? ये मैं आपको भेज देता हूँ, ये बल्कि ना मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ ग्रुप के अंदर। हाँ जी जी सर, ग्रुप में व्हाट्सएप ही है। जी, चलें 1 मिनट जरा ये आप मुझे दें, मैं ग्रुप में इसको व्हाट्सएप करता हूँ। ये IFRS 16 हमारा 3 क्लासेस में कंप्लीट हुआ है या 4 में हुआ है? सर 4 हुए थे सर। 4 में हुआ है। 12 कल से इंशाल्लाह हम जो छोटे स्टैंडर्ड्स हैं ना वो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस ताकि हमारे ग्रिप में आ जाए। ठीक है, हमारा सिलेबस अभी बस अभी हम काफ़ी चीज़ें कवर कर तो चुके हैं, बड़ा एरिया हमने कर लिया है, लेकिन अब छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, वो एक क्लास में एक स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो अब आपने MCQs, अब जो मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी ना वो मैं क्लास में करवा दूंगा। अब MCQs आप साथ साथ करते रहें, तो हफ्ते वाली जो क्लास है ना वो हम क्वेश्चन आंसर की रखेंगे। हफ्ते को हम कोई चीज़ नई नहीं पढ़ा करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम हफ्ते को किया करेंगे इंशाल्लाह। जी 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 जी, वालेकुम।
अच्छा जी, आपके एक साथी ने सवाल किया है कि ये तो बड़ा आसान है, एनुअल पेमेंट्स, गाड़ियां तो हम मंथली पेमेंट पे लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए जी ये होता है कि आप फिर जो एन्युटी फैक्टर है ना, वो फिर मंथली का निकालेंगे, ठीक है। 12 पे डिवाइड हाँ, कर देंगे। उसको इंटरेस्ट रेट को 12 पे डिवाइड करेंगे और एन को मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। इसको मैं समझा देता हूँ आपको, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। अगर आपने कैपिटल बजटिंग पढ़ ली है एमए के अंदर जी क्लास? नहीं सर, अभी नहीं पढ़ी। ओके, चलें वो पढ़ लेंगे तो फिर उसमें आ जाएगा। अच्छा जी, ये जरा फैक्टर देखें, जो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, एक से ज्यादा दफा। सर स्क्रीन शो नहीं होती। हाँ, वो मैं करने लगा। जी, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बेटा ऐसे निकलेगी कि 1 माइनस, अच्छा अब हम क्या करेंगे, पहले करेंगे इसको ब्रैकेट में, अब देखिए ना कि कंप्यूटर में इक्वेशन लिखना कितना टेक्निकल होता है। 1 प्लस, या अल्लाह, अच्छा बेटा हम क्या करेंगे, आई को पहले डिवाइड करेंगे टी पे, ठीक है जी। अब ये टी क्या है, टी इज एट कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, और इसकी पावर फिर हम लेंगे एन ओवर टी, एन इंटू टी, एन इंटू टी, ठीक है, एन इंटू टी, ठीक है। अच्छा ये हो गया, और इसको फिर हम होल को डिवाइड करेंगे, ये होल को डिवाइड करेंगे बेटा आई ओवर टी से, ठीक है जी। और ये आपका फैक्टर आएगा, और यहां पे n इज इक्वल टू ईयर्स है, ठीक है, और t इज इक्वल टू कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, इसमें अगर मंथली होगा, अगर क्वार्टरली है तो ये t इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। अगर ये मंथली है तो ये t इज इक्वल टू 12 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है जी। ये आप ना एक शेड्यूल बनाइएगा 2 सालों पे, ठीक है, लेकिन एक्सेल पे तो बड़ा इजीली बन जाएगा। आप प्रैक्टिस के लिए इसको ना मंथली का भी एक शेड्यूल बना के देखें, ताकि आप फिर उसको इजीली कर सकें। नॉर्मली जो लीजिंग होती है ना, वो मंथली के ऊपर होती है। जब आप गाड़ी लीज लेते हैं ना, गाड़ी तो आप मंथली पेमेंट कर रहे होते हैं, तो ये वाला जो फार्मूला है ये आप देखिएगा। अच्छा, मैं आपको ना वो शेयर कर देता हूँ आपका जो क्वेश्चन है जी। अब ये क्वेश्चन बल्कि ये मैं ना उधर क्लासरूम में ना रख भी देता हूँ, उधर आपका जो क्लासरूम कह रहा हूँ शेयर फोल्डर है, शेयर फोल्डर ना आप विजिट किया करें, कुछ चीज़ें मैं उस वहाँ पे रख भी रहा होता हूँ डेली बेस पे, ठीक है। अच्छा, ये सेल एंड लीज बैक के मैंने आंसर्स बुक इसमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ये आपने क्वेश्चन ना अभी सॉल्व करने हैं और इस पे आपने डिस्कस करना है। और इसके अलावा आप लास्ट जो मैं पॉइंट IFRS 16 के हवाले से डिस्कस करना चाहूँगा, वो जो आपकी जो बुक है, उस बुक का चैप्टर आप कंप्लीट कर लें, बस उसके अंदर आखिर में जो चैप्टर के एंड पे क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व भी कर लें आप, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको सेंड कर दिया है, लेट्स सी कि आपको मिलता है। और अब 6 से 7 क्लासेस जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक क्लास में एक स्टैंडर्ड कंप्लीट होगा, और लिहाजा जो है आप इसको बड़ा केयरफुली आप क्लासेस को अटेंड करें, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड बड़ी स्पीड से कन्वर्ट करने हैं, कवर करने।
और मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, जस्ट 1 या 2 इश्यूज के ऊपर पूरा पूरा स्टैंडर्ड कवर हो रहा है। सर इजाजत है, फिर जा सकते हैं आप? जी जी, इंशाल्लाह कल फिर हम पढ़ेंगे। कल हम ऐसा करते हैं कि कल हम IAS 10 पढ़ लेंगे जी। IAS 10 बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है। इंशाल्लाह कल IAS 10 पढ़ते हैं। बता दीजिएगा। ठीक है, ओके क्लास। वैसे ये अभी आपको ये क्वेश्चन शेयर हो जाएंगे, मैं आपको भी क्वेश्चन शेयर करूंगा। ये क्वेश्चन में सॉल्व अभी जरूर करने हैं जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सेल एंड लीज बैक जो है ना, ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बस 1-2 चीजें इसमें बस देखनी होती हैं आपको, बस हो जाएगा जी। एनी क्वेश्चन आज के लिए जी? बाकी जो स्टूडेंट रह गए हैं क्लास में। ओके क्लास, थैंक यू, इंशाल्लाह विल मीट टुमारो। ओके, अल्लाह हाफिज़।